एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का वन शॉट वीडियो लेकर आई हूं डायरेक्टिंग चैप्टर का, क्योंकि इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट वीडियो में बना चुकी हूं। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख लेना। वन शॉट वीडियो में आपको हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और यदि कोई टॉपिक है जिसको लेकर आपको कोई डाउट है वो भी क्लियर हो जाता है। तो बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहिए। क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के हर चैप्टर का मैं वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहना। एग्जाम है आपके नियर, तो आपको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और यदि वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि डायरेक्टिंग क्या होता है। तो डायरेक्टिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें पूरा करना। अब वो कैसे किए जाते हैं, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति तो काम कर नहीं रहा जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ उन्हें इंस्ट्रक्ट करके, उनको गाइड करके, उनकी काउंसलिंग करके, उन्हें मोटिवेट करके, उनके साथ लीडिंग करके वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं किसमें, डायरेक्टिंग में, जैसे सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप। ये सभी चीज किस चीज को इंडिकेट करती है कि हम किसी को डायरेक्टिंग दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं हूं एज ए स्टूडेंट, मैं आपका एग्जाम्पल लेती हूँ कि आप जब स्कूल में होते हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है। जब प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपको आपकी कोई टीचर गाइड करती है, मोटिवेट करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, बताती है कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, आपको डायरेक्टिंग देती है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी डायरेक्टिंग होती है। यहाँ पर हर मैनेजर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो पहला है इनिशिएट एक्शन। जो डायरेक्टिंग है ये होता है कि कहाँ से एक्शन स्टार्ट करना है। अपने सबऑर्डिनेट को जॉब के बारे में इंस्ट्रक्शन देने में ये हेल्प करता है। मतलब क्या होता है, कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले उस काम के बारे में बताना जरूरी है। तो ये काम कौन करता है, मैनेजर करता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरह से काम किया जाना है। इंटीग्रेटेड एफर्ट, जो सुपीरियर होते हैं वो गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। अब जो एम्प्लॉय होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको भी अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इन सब चीज़ों को समझने में। तो ये क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड एफर्ट होते हैं। सिर्फ एक के एफर्ट से ही डायरेक्टिंग नहीं चलती, आपको सीखने की भी उसमें क्षमता होनी चाहिए। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, देखो जो मोटिवेशनल टेक्निक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो मोटिवेशन टेक्निक होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव के थ्रू भी की जाती है। तो अब ये क्या होता है, इसको आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि या तो आप उन्हें मोटिवेट करो पैसे देकर, या आप उनको मोटिवेट करो बिना पैसों के, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बिना पैसों के भी काम करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। तो वही टेक्निक यहाँ पर पढ़नी है हमें। इसके बाद है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। देखो, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन एंड मोटिवेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो, तो आपका मन भी नहीं लगेगा पढ़ाई करने में। तो यहाँ पर इसी बारे में बताया गया है कि इन सब चीज़ों के थ्रू आप मोटिवेट हो सकते हो। अडॉप्टिंग चेंज, देखो डायरेक्टिंग जो होता है ना, जो हमारे बहुत सारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं उनसे भी इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि हमने किसी को किसी काम के लिए डायरेक्ट किया, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर बीच में आ गए जो उस काम में बीच में रुकावट बन रहे हैं। तो जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नई प्रोटेक्शन की टेक्निक आ गई, कोई मैनेजमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, तो अब यहाँ पर डायरेक्टिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे प्रोडक्शन हो रहा है उनका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल मंगा लिए और उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका प्रॉपर यूज़ करके प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग बताती है कि किस तरह से इफिशिएंट आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो रिसोर्सेज का। क्लियर? अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि डायरेक्टिंग में कुछ है तो वो है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है
इसे अच्छे से पढ़ लेना। इसमें आपको सुपरविजन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, लीडरशिप मिलेगी एंड कम्युनिकेशन मिलेगा। तो ये जो 4 हैं ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग के। इनको हर एलिमेंट को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। वन शॉट वीडियो है, फिर भी मैं आपको हर पॉइंट को डिटेल में बताने वाली हूं, क्योंकि वीडियो बनाऊंगी छोटा ही, आपको ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं लगेगा, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सुपरविजन का जो होता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का। हर मैनेजर को सुपरवाइज करने की ज़रूरत होती है उसके सबऑर्डिनेट को। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो जो प्रोसेस है, काम करने की प्रोसेस है, उसको समझ सके और अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। यहां पर देखो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुपरविजन मतलब इंस्ट्रक्ट करना किसको, अपने सबऑर्डिनेट को, कि इस तरह से काम होगा। सुपरविजन करने के बाद उसको देखना भी रहता है कि वो काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं। जैसे आपको आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनाने को दिया, आपके टीचर ने एक बार आपसे बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या वो दोबारा आपसे पूछेगी नहीं या आपको देखेगी नहीं जब तक आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता? देखेगी ना। तो वो क्या करती है? सुपरविजन करती है, बीच में गाइडेंस भी देती है कि तुमने ये गलत किया है, इसे सही कर लो। तो ये चीज किस में आती है? सुपरविजन में आती है। अब सुपरविजन की इंपॉर्टेंस क्या है? सुपरवाइजर मेंटेन डे टू डे कॉन्टेक्ट एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली रिलेशनशिप। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बस वो आके इंस्ट्रक्ट करेगा, नहीं, वो आपके साथ फ्रेंडली रहेगा, आपको गाइड करेगा, आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखेगा और आपका सुपरविजन करेगा। सुपरवाइजर लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। देखो क्या होता है, जो वर्कर्स और मैनेजमेंट होते हैं उनके बीच में लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच। क्योंकि क्या होता है, देखो मैनेजमेंट अपर लेवल पर होती है, जो वर्कर्स होते हैं वो लोअर लेवल पर होते हैं। यदि मैनेजमेंट प्रॉपर सुपरविजन नहीं करेगी तो मैनेजमेंट में जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसके थ्रू इसे दूर किया जाता है। सुपरवाइजर प्ले की रोल टू मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर्स। देखो सभी वर्कर्स को मिलकर काम करने के लिए इनकरेज करना सुपरविजन में ही आता है, क्योंकि यदि आप सुपरवाइज करोगे, सिर्फ एक पर ही ध्यान दोगे, बाकी पर ध्यान नहीं दोगे, तो वो काम नहीं करेगा। तो आपको सबको ध्यान देना होता है। सुपरवाइजर इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट एंड इफिशिएंटली। देखो एक टारगेट सेट होता है बिजनेस में और उसी बिजनेस के टारगेट के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। सुपरवाइजर इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द, ये अच्छा ये दोबारा लिखा गया, एक यहाँ तक पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस हो गई। उसके बाद सेकंड क्या आया एलिमेंट? मोटिवेशन। मोटिवेशन मींस एनकरेजिंग टू एक्ट और मूव। मतलब हम किसी को जब एनकरेज करते हैं, जैसे आपके टीचर्स हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपको पढ़ाई के लिए एनकरेज करते हैं कि पढ़ाई करो तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, तो बस वही मोटिवेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट अ डिजायर मैनर टू अचीव अ सर्टन ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो कभी कभी क्या होता है, बीच में मीटिंग रख ली जाती है, बीच में कुछ इस तरीके से वर्कशॉप रख ली जाती है कि उन्हें मोटिवेट किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को काम करने के लिए। तो बस वही चीज आती है। यहां पर 3 टर्म होती है, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। देखो मोटिव, जब आदमी खुद से मोटिव होता है, जैसे मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो इसके लिए मुझे किसी को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि मुझे भूख लग रही है तो मैं खुद खाना खाऊंगी, प्यास लग रही है तो पानी पीऊंगी। तो इस तरह से ये क्या होता है? मोटिव होता है। नेक्स्ट होता है मोटिवेशन, जब किसी के द्वारा काम को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है ना, मोटिवेशन के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह काम तुम्हें करना ही है, तो वो मोटिवेशन के अंदर आता है। वो मोटिवेटर्स होते हैं वह लोग जो मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना, उन्हें मोटिवेटर्स कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद क्या है? मोटिवेशन की प्रोसेस। देखो ये प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस है। इसे मैं आपको कहानी से समझाती हूँ कि देखो क्या होता है, जब मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। अब मैं बहुत अनसेटिस्फाइड हूँ, मुझे क्योंकि भूख लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। तो अब मेरी जो नीड है वो अनसेटिस्फाइड है। उसके बाद मुझे भूख लगने के कारण मुझे क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ खाना है। अब जब मुझे कुछ खाना है तो मैं ये देखूंगी कि मेरे आसपास जहाँ पर मैं हूँ कुछ खाने का है कि नहीं है, तो मैं वहाँ से खाने की जगह ढूंढने के लिए जाऊँगी। तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे ड्राइव करना पड़ेगा या चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे मुझे मेरे यहाँ खड़ी हूँ, मुझे मेरे किचन तक भी जाना है तो मुझे चल के जाना पड़ेगा। उसके बाद में जब खाना देखूंगी तो उस खाने
के साथ में खाना शुरू कर दूंगी, जो मेरा बिहेवियर होगा सर्च करके खाना खाने का होगा, उसके बाद मेरा क्या होगा, जो मेरी नीड है, खाने की जो नीड है मेरी, वो पूरी हो जाएगी, सेटिस्फाइड नीड हो जाएगी। और उसके बाद जो मेरा टेंशन था स्टार्टिंग में, भूख के मारे जो मुझे टेंशन हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा और मेरा जो टेंशन का रिडक्शन हो जाएगा। तो बस यही प्रोसेस होती है मोटिवेशन की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पूरा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इसके बाद होते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। बस वही बताया गया है, मोटिवेशन हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल एम्प्लॉय एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन हेल्प टू चेंज नेगेटिविटी, मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड सेव द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। यदि आपका वही एम्प्लॉय मोटिवेट होकर और अच्छा काम करेगा तो आपको नए एम्प्लॉय को हायर करने की नीड नहीं होगी। एब्सेंटीज्म को खत्म करता है, मतलब लोग यदि आ नहीं रहे हैं, ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे खत्म करने का काम भी मोटिवेशन करता है। मोटिवेशन हेल्प मैनेजर के हेल्प करता है जो चेंज हैं उन्हें उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि देखो चेंजेस तो होते रहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण चेंजेस होते रहते हैं, तो मोटिवेशन उन सब चीज़ों की हेल्प करता है। अब यहाँ पर मोटिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन की एक थ्योरी है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये किसने दी है? ये थ्योरी जो दी हुई है ये मैस्लो ने ही दी है। उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इनकी जो थ्योरी दी गई है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन में, और उसी को ही सब लोग फॉलो करते हैं। अब उस थ्योरी में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। मोटिवेशन की जो थ्योरी है वो इस तरीके की थ्योरी है। सबसे पहले जो होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे हम। मास्लो की थ्योरी पढ़ने के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहली क्या नीड होती है? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है। ध्यान से देखो, जो पहली नीड है वो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है, जो हर व्यक्ति की होती है। भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, या आपको किसी शेल्टर की नीड होती है कि आपको सोने के लिए घर की नीड है। तो ये क्या नीड है? ये बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है। ये हर व्यक्ति की होती है जिसे वो पूरा करना चाहता है। सेकंड होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। देखो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड क्या होती है? जैसे वो ये चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो, इतनी इनकम हो कि वो अपनी लाइफ को गुजार सके। उसकी जो लाइफ में है वो स्टेबिलिटी चाहता है, टेंशन कम चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है। वो ये चाहता है कि जब वो रिटायर हो जाए तो उसको पेंशन मिले। तो ये नीड कौन सी होती है? सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड होती है। फिर होती है एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड। ये नीड क्या कहती है कि हम ये बताते हैं कि हमें कुछ दोस्तों की भी नीड है, हमें प्रशंसा की भी नीड है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, उसकी भी हमें नीड है। हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त हों, बिना दोस्तों के तो लाइफ नहीं गुजर सकती। तो यहाँ पर ये नीड इसके बाद आती है। उसके बाद होती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड क्या कहती है? ये कहती है कि हमारा समाज में स्टेटस हो, हमारी समाज में रिकॉग्नाइजेशन हो, पहचाने लोग हमें कि हम क्या काम कर रहे हैं, उस चीज़ की भी हर व्यक्ति को नीड होती है। उसके बाद होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये जो नीड होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड मानी गई है। हर व्यक्ति में ये नीड नहीं होती। वो क्या चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो, साथ ही साथ वो चाहता है कि उसके गोल्स हों वो पूरे हो जाएं, जो जो उसने लाइफ में सोचा है वो सब चीज़ें हों। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से नीड बताई गई है मास्लो की हायरार्की थ्योरी में, जो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाती है। तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट होते हैं इंसेंटिव्स, ठीक है। दो तरह के इंसेंटिव होते हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? जो पैसों के टर्म में होता है, मनी के टर्म में होता है, सैलरी मिलना, वेजेस मिलना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? फाइनेंशियल इंसेंटिव में आती हैं। जैसे पे एंड अलाउंस, आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उसको सैलरी दोगे तो वो खुश हो जाएगा क्योंकि उसे पैसे मिलेंगे। दूसरा है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव, वेजेस प्रोवाइड करना, उनको इंसेंटिव के प्लान्स बताना, उनको वेजेस देना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने पर और ज़्यादा वेजेस देना। उसके बाद बोनस, बोनस भी एक इंसेंटिव के अंदर ही आता है क्योंकि जब आप किसी को बोनस देते हो तो वो और काम करने के लिए मोटिवेट होता है। प्रॉफिट शेयरिंग, आप यदि ऐसे पर्सन से काम करा रहे हो वो जो आपके जितनी ही मेहनत कर रहा है तो उसके साथ आप प्रॉफिट भी शेयर कर सकते हो। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो और अपना प्रॉफिट एक दूसरे के साथ बांट सकते हो। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गए। इसके बाद होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो मनी ही सब कुछ नहीं होती है, आपको साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। आप गए आपके टीचर के पास और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ करी कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपको आगे भी ऐसे ही काम करते रहना है, तो आप मोटिवेट हो गए ना।
आपका मन हुआ ना कि और काम करना है, चाहे उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, आपके हाथ में 500 का नोट नहीं रखा, लेकिन बस आपको अच्छे शब्द कह दिए तो आप मोटिवेट हो गए। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। इसमें स्टेटस, यहाँ पर क्या होता है कि आप पे अथॉरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिकॉग्निजेशन, प्रेस्टीज, ये भावना आती है कि लोग हमें पहचानते हैं, लोग हमें जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो होता है इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत अच्छी है, जिससे वो मोटिवेट हो जाता है एम्प्लॉय। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, यदि एम्प्लॉय को पता है कि मैं यहाँ काम करूँगा तो मेरे करियर में मुझे और ज़्यादा मुनाफा होगा और ज़्यादा मेरी तरक्की होगी, तो वो और अच्छे तरीके से काम करता है। जॉब एनरिचमेंट, ये क्या होता है, यहाँ पर स्किल्स का और डेवलपमेंट होता है, नॉलेज का डेवलपमेंट होता है। मतलब आदमी चाहे पैसा ना मिले एम्प्लॉय को, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा सीख रहा हूँ, मेरी स्किल इंक्रीज हो रही है, तो वो खुशी खुशी वहाँ काम करता है। फिर एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं जिससे लोगों की पहचान हो, तो उसे यहाँ पर इससे मोटिवेट वो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है लीडरशिप। जो थर्ड एलिमेंट होता है वो लीडरशिप होता है। Leadership is a process to influencing and behavior of people by making them strive voluntarily toward achievement of organizational goal। देखो, लीडरशिप में और सुपरविजन में अंतर है, ठीक है, ध्यान से समझना। लीडरशिप और सुपरविजन में अंतर है, क्योंकि सुपरविजन में आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर होता है, लेकिन लीडरशिप में ऐसा नहीं होता। एक लीडर होता है जो आपको काम करने के लिए कहता है और आपको उसकी बात माननी पड़ती है। आप उससे किसी तरह की बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो वो जो कहता है उसे हमें मानना पड़ता है। तो ये चीज़ इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि हम उसके अंडर काम करते हैं, उसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो हमें नॉलेज देता है और हम उसके अंडर काम करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। जो लीडरशिप है उसके फीचर्स होते हैं, लीडरशिप इंडिकेट एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, हम अपने आप से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लीडरशिप try to bring change to behavior of others, leadership indicate interpersonal relationship between leader and followers, leadership exercise to achieve common goal of organization, leadership is a continue process। ठीक है, लीडरशिप का मेन जो मोटो है वो अपने सबॉर्डिनेट से काम कराना और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है, और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको उनकी बात माननी होती है। क्लियर? अब जो लीडरशिप की स्टाइल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर में। लीडरशिप की कुछ स्टाइल्स होती हैं, इन स्टाइल्स को फॉलो करके आप लीडरशिप कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टाइल की तरफ आ जाती हूँ। 3 तरह की स्टाइल होती हैं, एक ऑटोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फायर। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है, जो लीडर होता है वो सबॉर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डर देता है और सबॉर्डिनेट को उस ऑर्डर को ओबे करना होता है, मानना ही होता है। जो ये स्टाइल है इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर सबॉर्डिनेट सिर्फ अकॉर्डिंग टू मैनेजर्स कमांड के अनुसार काम करते हैं, मतलब जो लीडर ने हमें काम दिया है हम बस वही काम करेंगे, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। मतलब आपकी कोई टीचर होती है ना, कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, आती है वो बोलती है, वो आपकी सुनती ही नहीं है, तो वो लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसमें वो सिर्फ बोलेंगे और आपको सिर्फ सुनना है। सेकंड होती है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है, उसमें क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट्स को काम दिया जाता है लेकिन उनको एनकरेज किया जाता है कि वो भी हमारे साथ काम करें और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। उनसे पूछा जाता है, उनकी राय दी जाती है। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि पहले के टाइम में चलता था कि भैया लीडर हैं, जो बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अपने सबॉर्डिनेट की राय ली जाती है, उनके अनुसार भी काम किया जाता है, उनका ओपिनियन लिया जाता है, उनका सपोर्ट लिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हेल्प में करते हैं वो लोग। नेक्स्ट होती है लेजिस्फायर। ये सबसे इजीएस्ट टेक्निक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लीडर होता है ना, वो लीडर नहीं होता है, मतलब वो सिर्फ ऑर्डर एक बार दे देता है, उसके बाद सारा काम सबॉर्डिनेट्स को करना होता है, सारे डिसीजन सबॉर्डिनेट्स को लेने होते हैं। वो अपने खुद के ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए कोई भी आइडियाज़ फॉर्मुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर उनके खुद के टास्क होते हैं जिसे उन्हें खुद ही रिजॉल्व करना होता है कोई इशू होने पर। यहाँ पर जो मैनेजर होता है ये सिर्फ उनको सपोर्ट करता है, तो ये एक तरह से सुपरविजन टाइप का ही हो गया कि इसमें सिर्फ सपोर्ट किया जाता है, बाकी सारा काम जो होता है सबॉर्डिनेट्स को ही करना होता है। तो ये 3 स्टाइल है, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लीडरशिप की पूछी जाती हैं,
केस बेस्ड में भी पूछी जा सकती हैं। लास्ट है कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन प्ले की रोल ऑफ द सक्सेस ऑफ मैनेजर। हाउ मच प्रोफेशनल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस ऑफ द मैनेजर प्रोसेस बिकम इमेच्योर इफ ही नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखो ये बोल रहे हैं कि आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, आपके पास कितनी ही बड़ी डिग्री हो, कितना ही नॉलेज हो, लेकिन आपको बोलना नहीं आता, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आता, तो आपकी वो डिग्री कोई मायने नहीं रखती। तो यहाँ पर बस कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात करने की तरीका, एक्सचेंज टू आइडियाज, व्यूज, फैक्ट, फीलिंग्स, ये सब क्या होता है, कम्युनिकेट करते हैं। जो सुपीरियर होते हैं वो सबॉर्डिनेट से, और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो सुपीरियर से। तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हो, बातें करते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान से समझना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले वीडियो में भी, जैसे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, या आप अपने प्रिंसिपल के पास जाते हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, या आप अपने टीचर से बातचीत कर रहे हो, तो कैसी फॉर्मल बात करते हो, जो नीड है वही बात करते हो। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आप क्या करते हो, हंसी मजाक करके बात करते हो। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है इसमें जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच की जो बातचीत होती है वो सिर्फ काम की ही होती है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही बात करते हैं। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो दो तरह की होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपवर्ड से डाउनवर्ड तक आता है, ये ऊपर है, यहाँ नीचे तक जाता है। तो ये कम्युनिकेशन ऊपर वाले नीचे वाले को करेंगे, फिर नीचे वाले को, फिर नीचे वाले को, तो ये क्या होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा होता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है, आपका हॉरिजेंटल मतलब ऐसे चलना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो हॉरिजेंटली एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे आप मार्केटिंग मैनेजर है, वो डिस्कस करना चाहता है किससे, प्रोडक्शन मैनेजर से, तो है तो दोनों मैनेजर ही, तो ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है ना। अब ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, बढ़िया इनफॉर्मल तरीके से काम होता है, हंसी मजाक के साथ काम होता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन ग्रेपवाइन होता है, मतलब आप एक दूसरे से कोई भी बातचीत कर सकते हो, गॉसिप कर सकते हो, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, वर्कर्स बैठते हैं कैंटीन में, आपस में बात करते हैं, सुपीरियर्स भी बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी ये चीज़ अच्छी भी होती है और कभी कभी ये चीज़ बुरी भी होती है, बट ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्लियर। इसके बाद जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इसमें। देखो, एक होता है सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो सिमेंटिक बैरियर होता है वो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मतलब उसका क्या होता है, जो सिमेंटिक बैरियर कंसर्न होता है प्रॉब्लम से और ऑब्स्ट्रक्शन से। तो यहाँ पर एनकोडिंग और डिकोडिंग की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर ये जो बैरियर है इसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने किसी से कोई बात करी, जो हमारा बोलने का तरीका था, बात हमारी सही थी, लेकिन जो बोलने का तरीका था वो गलत था, तो गलत मैसेज पहुँच गया। सिम्बॉल विथ डिफरेंस मीनिंग, यहाँ पर जो हमारा सिम्बॉल्स था वो अलग हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिंग, आई वैल्यू अवर फ्रेंडशिप, तो दोनों का मतलब अलग हो गया। उसके बाद क्या है, फॉल्टी ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हुआ वो गलत हो गया। मतलब क्या होता है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी इंग्लिश के ट्रांजेक्शन के लिए या फॉरेन लैंग्वेज के ट्रांजेक्शन के लिए क्या होता है ना, ट्रांसलेटर रखते हैं। तो अब उन्होंने ट्रांजेक्शन करने में कोई गलती कर दी। उसके बाद अनक्लैरिफाई अजम्पशंस, जो अजम्पशंस हो गए वो अनक्लैरिफाई हो गए। जैसे मेरे यहाँ कोई गेस्ट आया, मैंने बोला कि इनका पूरा ध्यान रखना, ठीक है, इनकी अच्छी से खिदमत करना, ठीक है। अब उन्होंने ये सोचा पूरा ध्यान रखने का मतलब ये होता है कि सिर्फ इनको अच्छा खाना खिलाना, तो उन्हें खाना खिलाया और कोई ध्यान नहीं रखा, तो ये क्या हो गया, अनक्लैरिफाई अजम्पशन हो गया। और टेक्निकल जार्गन, ये क्या होते हैं, देखो जैसे कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कहीं पर ही समझ आती हैं, कहीं पर समझ में नहीं आती। जैसे हमारी जो अकाउंटिंग की टर्म्स है वो हम अकाउंट्स वाले ही समझ पाएंगे, साइंस वाले थोड़ी समझ पाएंगे, जो साइंस वाले हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे सॉफ्टवेयर में होता है, बग होता है, एल्गोरिथम होता है, तो ये टर्म्स उन लोगों के लिए फैमिलियर है लेकिन हमारे लिए नहीं है ना, तो बस वही यहाँ पर एक सिमेंटिक बैरियर हो जाता है। उसके बाद होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या है, प्रीमैच्योर एवैल्यूएशन। प्रीमैच्योर एवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि ऐसा मैसेज, ठीक है, जो इवेल्युएट गलत तरीके से हुआ है। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेंडर को मैसेज भेजते हैं लेकिन
वो सामने वाला कुछ बोल रहा है, हमने पहले उसकी बात समझ ली, तो ये क्या हो गई, हमारा प्रीमेच्योर एवेल्यूशन हो गया कि हमने सामने वाले की बात सुने बिना ही अपना अंदेशा लगा लिया। लैक ऑफ अटेंशन, हम ध्यान नहीं देते सामने वाले की बात पे। लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या बहुत सारे लेवल होते हैं। पुअर रिटेंशन में क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लंबे समय पर सामने वाले की बात पे ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है ये फालतू की बात कर रहा है, तो वो आधी बात सुन के छोड़ देते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये होता है कि वो उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, उनको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, तो ये होता है साइकोलॉजिकल बिहेवियर बैरियर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल, अब देखो भैया ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर सब लोग लिमिट में ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो ये बैरियर हो गया एक दूसरे तक बात पहुँचाने का। रूल एंड रेगुलेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो हायर लेवल के एम्प्लॉय से बात नहीं करेगा, तो वो फिर बैरियर में आ जाता है। स्टेटस, लोगों का स्टेटस होता है, जो हाई लेवल पर लोग बैठे होते हैं वो लोअर लेवल के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, तो इस कारण भी क्या होता है ना, हम बातचीत में, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती हो। लास्ट होता है पर्सनल बैरियर, आपको डर लगता है बात करने में कि सामने वाला ये ना सोचने लगे कि ये अथॉरिटी से बात कर रहा है, ये अपने ईगो में बात कर रहा है, तो क्या होता है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। लेक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, क्या होता है कभी कभी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इंसेंटिव नहीं दिया जाता सबॉर्डिनेट्स को, तो वो सोचते हैं क्यों माथाफोड़ी करूं, क्यों अपनी राय दूं, तो वो राय ही देना पसंद नहीं करते। अनविलिंग टू कम्युनिकेट, चाहते ही नहीं है, मन ही नहीं है ज़्यादा लोगों से बात करने का। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, वही प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलता, इस कारण बात नहीं करते। क्लियर, तो ये हो गए बैरियर्स हो गए। अब इन बैरियर से इंप्रूव कैसे करना है, आपको क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड द कंटेंट ऑफ मैसेज, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प टू वैल्यू टू लिसनर्स। तो ये क्या है, कुछ वेज हैं जिनसे आप अपना कम्युनिकेशन सुधार सकते हैं। आप ये कम्युनिकेशन सुधारने की टेक्निक अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था, इसलिए 30 मिनट्स का वीडियो बन गया, बट ये 1 शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर समझा दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।